नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, विस्तार से खबरें दिखाएंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में जोरदार हंगामा। किसको बचा रहे हैं? ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का नाम जिक्र करने का कोई अधिकार नहीं है। I'll come to the deputy leader. सर, I'll come to the deputy leader after only सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फक्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूँ सर। Previously, when Shankar
देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आया गया है विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, जिसका नोटिस दिया गया है, उसी को लेकर इस वक्त राज्यसभा में ये जोरदार हंगामा चल रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सभापति के खिलाफ नोटिस को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, हमें सभापति पर गर्व है, फख्र है, ये सत्ता पक्ष कह रहा है। सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम वापस करना चाहते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। जो विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया है सभापति के खिलाफ राज्यसभा के, उसी को लेकर आज राज्यसभा में यह जोरदार हंगामा। सत्ता पक्ष पूरी तरीके से सभापति के पक्ष में, सभापति के साथ खड़ा हुआ नजर आया। किरण रिजिजू को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया हमें सभापति पर गर्व है, हमें सभापति पर फख्र है, सभापति के खिलाफ नोटिस को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसकी तरफ से लगातार सत्ता पक्ष की घेराबंदी की जा रही है। प्रमोद तिवारी राज्यसभा में मौजूद थे और उन्होंने आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया कि ये संविधान को बदलने की कोशिश में है, जो बाबा साहेब का संविधान है उसको बदलना चाहते हैं, ये उसका सम्मान नहीं कर रहा है सत्ता पक्ष। तो कुल मिलाकर एक बार फिर आर पार की स्थिति पक्ष विपक्ष के बीच राज्यसभा में आज, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से सोरोस के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस की सीधी घेराबंदी की गई। कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे, सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता क्या है ये देश को बताए कांग्रेस पार्टी, ये वो तमाम बातें हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई। सोरोस के साथ कांग्रेस खड़ी रहती है, सोरोस की भाषा कांग्रेस पार्टी बोलती है, ये आरोप सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया। और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया गया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कई विपक्षी सांसदों ने जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष ने साफ किया है कि सभापति के खिलाफ जो अविश्वास का नोटिस है वो कामयाब नहीं होने देंगे। और इस बीच 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में सदन के भीतर जाते हुए। ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं। लोकसभा को लेकर भी अपडेट आपको देंगे हम। इस बीच आपको बता दें कि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का जो विरोध का अंदाज था वो अलग था, अनोखा था। आज विपक्षी सांसदों के हाथ में गुलाब के फूल थे, तिरंगा था, और कांग्रेस के सांसद जो हैं वो बीजेपी के सांसदों को गुलाब के फूल देते हुए नजर आ रहे थे, जिसपे बाकायदा राहुल गांधी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल देते हुए आज नजर आए। लेकिन वो आज सदन की कार्यवाही से पहले जो गुलाब के फूल देने का सिलसिला था, देखिए वो किस तरीके से सदन के भीतर गर्मा गर्मी के तौर पर गर्माता हुआ नजर आया कि राज्यसभा में आज आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की घेराबंदी की गई। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, सभापति पर हमें गर्व है, हमें सभापति पर फख्र है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता क्या है ये कांग्रेस पार्टी को देश को बताना चाहिए। किरण रिजिजू ने आज जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। हमें दोबारा सुनाना चाहिए किरण रिजिजू ने राज्यसभा में किस तरीके से घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की है, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक तरफ राज्यसभा कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। लोकसभा में अभी सदन की कार्यवाही चल रही है। बार बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं, लेकिन हंगामा हो हल्ला इतना होता है कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ती है।
फिलहाल लोकसभा में आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है और राज्यसभा में जो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की तरफ से दिया गया है उसको लेकर आज मामला इतना गर्माया कि सदन की कार्रवाई राज्यसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। Creating a division just for the sake of asking more funds is not. Shri Dr. T. Sumati. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. I would like to ask the Minister through you, sir, regarding the Amrit Bharat station scheme. The ministry has announced 1,324 stations. तो एक बार फिर जोरदार हंगामा आज राज्यसभा में देखने के लिए मिला है। मामला आज अविश्वास प्रस्ताव वाला गरमाया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया गया है और उसी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सभापति के खिलाफ अविश्वास के नोटिस को कामयाब नहीं होने देगा। सत्ता पक्ष ने साफ किया, सत्ता पक्ष को राज्यसभा के सभापति पर गर्व है, फख्र है। ये तमाम बातें जो किरण रिजिजू की तरफ से राज्यसभा में कही गई हैं और साथ ही साथ घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की गई है, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के जो विरोधी लोग हैं, सोरोस जैसे लोग हैं, उनके साथ साठगांठ में लिप्त है। कांग्रेस माफी मांगे देश से। सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता क्या है ये देश को बताए कांग्रेस पार्टी। साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में दरअसल वोट काटने के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ये मुलाकात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त से। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयुक्त से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से पिछले दिनों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से काटने का मामला उठाया गया था। अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे लोगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जबकि वो उसी जगह रह रहे हैं। ना उनके एड्रेस में किसी तरीके की तब्दीली हुई है, ना ही कोई और बदलाव हुआ है। बावजूद इसके दिल्ली के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाने का मामला अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मीडिया के सामने रखा गया था, अब उसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे दोपहर 3:30 बजे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से क्या तैयारी अरविंद केजरीवाल ने की है मुख्य चुनाव आयुक्त से। जब दोपहर 3:30 बजे मुलाकात करेंगे तो फिर क्या कुछ दस्तावेज उनको दिखाएंगे और क्या शिकायतें लेकर जा रहे हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास? दीपक जी रुमाना, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं। शाहदरा विधानसभा को लेकर खुलासा किया था और कहा था कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की तैयारी चल रही है। करीबन 11,000 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा जो है उन्होंने सामने रखा और ये इसलिए किया जा रहा है, उनका कहना है कि क्योंकि जो बीजेपी का BLA है उसने एप्लीकेशन फाइल की है चुनाव आयोग के सामने और कहा है कि 11,000 लोग ऐसे हैं जो इस पते पर या तो रह नहीं रहे हैं, शिफ्ट हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। जबकि उन्होंने पड़ताल की, कई लोगों ने पड़ताल की, उसमें पता चला कि वो लोग वहीं पर रहते हैं, वो कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसके बाद RK पुरम विधानसभा सीट को लेकर भी कल खुलासा किया और कहा कि वहां पर भी इसी तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी चल रही है। तो इसी को एक बड़ा मुद्दा इस वक्त आम आदमी पार्टी बना रही है। क्या आम आदमी पार्टी दावा करी कि जो उनके वोटर्स हैं, जो उनको अब तक वोट देते आए हैं, उनके समर्थक हैं, उनका नाम काटने की तैयारी चल रही है। और इसी दस्तावेज के साथ अरविंद केजरीवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं। 3:30 बजे का वक्त उन्हें मिला है मुलाकात के लिए। तमाम रिपोर्ट को उनके सामने रखेंगे और उस पर आगे की मांग करेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। ढाका में इस्कॉन से जुड़े एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर पीड़ित ने अपना दर्द जाहिर किया है और कट्टरपंथियों पर हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित सवाल पूछ रहा है कि अब बांग्लादेश में एक हिंदू को शांतिपूर्वक रहने का अधिकार नहीं है। युवक के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की गई है, इसीलिए मामला बेहद संगीन और संवेदनशील है। বিচারি পাবে না, কিছু হলে বলে গিয়ে দেখে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়া চলে যা। কেন দেশ কি আমাদের নয়? দেশের জন্য কি আমার বাপ দাদা যুদ্ধ করেনি?
আমাদের তো অনেক আত্মীয় স্বজনকে তারা যুদ্ধের সময় মেরে দিয়েছে। যুদ্ধের আগে শুনেছি আমার দাদুর কাছ থেকে রায় হয়েছে, সেই রায়ের সময় আমাদের অনেক দাদু ঠাকুমাকে সবাইকে তারা মেরে দিয়েছে। আমরা কি দেশের মধ্যে সারা বছরই এভাবে নির্যাতিত হতে থাকবো? এমন ভাবে মারলো আমরা। আমারে মনে করেন আমার মোবাইল দিয়ে গেছে, কি নিয়ে গেছে, 10-15টা ছেলে পেলে মিলে আমাকে মারছে। আমাকে যদি মানুষজন পাইছে, আমি জিজ্ঞাসা করছি তুই কি একা আসছস নাকি তোর সাথে কোনো লোকজন? আমি খুলতাছি, দাঁড়াও, আমি খুলতাছি, ঠিক আছে? तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बांग्लादेश ढाका, जहां एक हिंदू परिवार पर हमला बोला गया है। हिंदू परिवार अपने घर में मौजूद था और घर के भीतर कट्टरपंथी घुसे और उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। देखिए किस तरीके से मासूम बच्चा रोता हुआ नजर आ रहा है। इस शख्स के साथ मारपीट की गई है घर में घुसकर। आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा? बांग्लादेश में चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। ये हिंदू परिवार के साथ मारपीट का मामला है और कोई भी व्यक्ति जिसके मन में जरा से भी इंसानियत होगी, यकीनन उसका दिल जो है वो दहल उठेगा इन तस्वीरों को देखकर। बांग्लादेश में क्या अल्पसंख्यक होना, बांग्लादेश में क्या हिंदू होना अपराध हो गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को आखिरकार किसकी शय मिल रही है? इसके सबूत के तौर पर अब एक वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान में बांग्लादेश के समर्थन में कट्टरपंथियों ने एक कार्यक्रम किया जिसमें पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उनका एटम बम भी बांग्लादेश का है। बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये देखिए आप किस तरीके की नापाक साजिश रची जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को और शय देने का काम कर रहे हैं, कहकर कि पाकिस्तान का जो एटम बम है ना ये बांग्लादेश का है, ये तुम्हारा है, लीजिए। इस तरीके के उकसावे पाकिस्तान और बांग्लादेश को कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हरिद्वार में भी ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। योग गुरु रामदेव कह रहे हैं अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। टटपूंजिया देश और उस देश के अंदर कुछ टटपूंजिया लोग जिनका कोई वजूद नहीं है वो हिंदुओं को डरा रहे हैं, वह हिंदुओं पर जुर्म जाति कर रहे हैं। भारत सरकार से लेकर के पूरे देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं से लेकर के पूरी दुनिया के हिंदुत्व और सनातन के प्रति आस्था रखने वाले लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में, और यदि उन्होंने ये क्रूरता या अत्याचार जुर्म जाति बंद नहीं किए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर भारत में गुस्सा बहुत है। बांग्लादेश की सरकार अपने यहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसको रोक पाने में पूरी तरीके से असमर्थ नजर आ रही है। लेकिन सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात हुई और उसके बाद सिर्फ इतना हुआ है कि बांग्लादेश सरकार ने कुछ आंकड़े अब जारी किए हैं। हिंदुओं पर हमले के ये नए आंकड़े फिर भी वो छिपाता हुआ नजर आया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कल बताया कि उनके पास सिर्फ अक्टूबर तक के ही आंकड़े आए हैं। আমাদের আমরা একটা পুলিশের থেকে আমরা একটা প্রতিবেদন পেয়েছি, তারা বলছে যে মোট 70 জন সোফার অ্যারেস্টেড হয়েছেন এই কয়েকটা ঘটনায় এবং এটা চলমান। এটা আমরা আরো বেশ কিছু 88টা কেস হয়েছে। আমরা এই যারা যারা এই মূলত এটা হচ্ছে অক্টোবর পর্যন্ত, এরপরে যেগুলোকে সেগুলোর ক্ষেত্রেও বেশ কিছু কেস এটা আমরা কালকে নাগাদ এটা টোটালটা ওরা ট্যালি করছে, তো সারা বাংলাদেশ থেকে এটা নেওয়ার জন্য সেই ট্যালির উপরে আমরা আরো আপনাদেরকে ইলাবোরেট একটা প্রেস রিলিজ দিব। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले को लेकर चिंता जताते हुए कनाडा में भी प्रोटेस्ट हुआ है। कनाडा के टोरंटो में बांग्लादेश
कांसुलेट के बाहर कनाडा के हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं के खिलाफ हो रही ज्यादती पर गुस्सा जताया। देखिए, कनाडा के टोरंटो में हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उदयपुर में हिंदू संगठनों और साधु संतों ने इस विरोध मार्च में शिरकत की है। उधर हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीरें सामने आई हैं और राजस्थान की तरह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसी को रोकने के लिए सड़क पर उतरकर हिंदू संगठन विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी नजर आ रही है। बांग्लादेश की सरकार जो है वो अपने यहाँ के कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से असमर्थ नजर आ रही है, नाकाम नजर आ रही है। बहुत सारे लोग समाज में सभी प्रकार के लोगों का आक्रोश है और समाज की सारी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी संगठन जो है वो सब मिलकर ये सारा आक्रोश देश भर में व्यक्त कर रहे हैं। और ये सभी जो आक्रोश है ये सब हिंदू और सभी अल्पसंख्यक, बौद्ध, जैन, सिख और जितने भी अल्पसंख्यक है सब पर जो अन्याय हो रहा है उसको तत्काल रूप से रोकने के लिए चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक था और देश में सभी लोगों ने इसमें पहल की है, बहुत ही अच्छा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। बांग्लादेश आज कट्टरपंथियों के हाथ में है। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाल पोस के बड़ा किया, आज कट्टरपंथियों के आगे वहां की सरकार घुटने टेकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। अतुल सुभाष जिन्होंने की तो खुदकुशी है, लेकिन क्या ये वाकई खुदकुशी है या फिर सिस्टम की तरफ से की गई हत्या? इस बीच अतुल सुभाष की मौत की जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। अतुल सुभाष की मौत पर पुलिस का बयान सामने आया है। जांच में 24 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। मामले में अतुल की पत्नी और ससुराल वाले आरोपी बनाए गए हैं। अतुल के वीडियो की जांच भी की जा रही है कि पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की गई है। तो 4 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अतुल की पत्नी और ससुराल पक्ष के अन्य लोग हैं। खुदकुशी से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। इतना ही नहीं, 90 मिनट का एक वीडियो भी जो रिकॉर्ड किया गया है अतुल की तरफ से। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष से 34 उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन अभी हमने टीम बनाया है, तो PSI अभी जा रहे थे। आज तक का इन्वेस्टिगेशन जो भी क्राइम सीन पे मिला है, हमारा सोको टीम ने उसको लिख किया है, जिसमें टाइप डेथ नोट है और उनका जो हाथ में से लिखा हुआ डेथ नोट भी है, तो सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन किए हैं। उसके बारे में छानबीन चल रहा है। वीडियो के बारे में भी हम ये कर रहे हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आरोपी कौन कौन है इसमें? उनका वाइफ और उनका रिलेटिव। तो ये जो इंजीनियर अतुल ने खुदकुशी कर ली है, इसके बाद आरोपी के वकील दावा कर रहे हैं मृतक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था। दहेज उत्पीड़न के साथ और भी कई केस चल रहे थे। बेटे के भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए देने का आदेश था। मृतक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था और सिर्फ दहेज उत्पीड़न ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई और केस भी चल रहे थे। के खिलाफ जो है, उनके परिवार वालों के खिलाफ जो है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी हुआ था और मुकदमे हुए थे, घरेलू हिंसा का मुकदमा हुआ था और इनकी पत्नी ने डाइवोर्स का भी मुकदमा एक फाइल किया था। यहाँ कई मुकदमे चल रहे थे। पहले 20,000 रुपया जो है पर मंथ जो है इंटरिम मेंटेनेंस
के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। बाद में कोर्ट ने 40,000 रुपया जो है पर मंथ लड़के के लिए जो है अलाउ किया था कि लड़के को जो है ये 40,000 रुपया पर मंथ देंगे, और पत्नी के लिए जो भरण पोषण का मुकदमा पत्नी ने किया था अपने लिए, वह कोर्ट ने खारिज कर दिया था। देखिए, आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर कई सवाल उठाए हैं, सुनिए जरा। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। और अब जैसा कि जानकारी मिल रही है, अतुल सुभाष की सुसाइड मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अतुल सुभाष की पत्नी पर, और सिर्फ अतुल सुभाष की पत्नी पर ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बल्कि अतुल की पत्नी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अन्य लोग अतुल के ससुराल पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं। तो अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल पक्ष के अन्य लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अतुल सुभाष के ससुराल एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, और एबीपी न्यूज की टीम ने अतुल के ससुराल पक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन अतुल सुभाष के ससुराल पक्ष ने एबीपी न्यूज से बात करने से इनकार कर दिया है। अरे भाई एक मिनट बात तो कर लिया, एक मिनट हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं। अरे भाई एक मिनट बात तो कर लिया, एक मिनट हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं। अरे भाई एक मिनट बात तो कर लिया, एक मिनट हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं। तो अतुल सुभाष के ये ससुराल के लोग, ससुराली रिश्तेदार जो कह रहे हैं कि जब तक हमारा वकील नहीं आएगा हम मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। वहीं अतुल सुभाष तो चले गए हैं, उनकी माँ जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। जरा सुनिए किस तरीके से एक माँ अपने बेटे को याद कर रही है। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो रोते बिलखते माता पिता को छोड़ गए हैं अतुल सुभाष, और सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अतुल सुभाष को आखिरकार किसने मारा, आत्महत्या या फिर
इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया अतुल सुभाष। अतुल सुभाष के भाई हैं विकास मोदी, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नॉट की प्रताड़ित क्यों गया है, क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। ऐसा क्यों? लड़के प्रताड़ित नहीं हो सकते क्या? लड़के के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है, क्या वो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो लड़कियों को ही प्रताड़ित किया जाता है? लड़के को भी प्रताड़ित किया जाता है। और जस्टिस इज़ ड्यू वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे, तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। वी वांट कि इस लॉ में ऐसा कुछ लॉ है जिससे एक मेन को भी कोई प्रोटेक्शन मिले। तो अतुल के परिवार के लोगों को आप सुन रहे थे। आत्महत्या अतुल ने की है और पीछे जो वो सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं उसमें साफ तौर पर लिखकर गए हैं जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ का इंतजार है। और क्या कुछ कहकर गए हैं अतुल सुभाष, जरा विस्तार से बताते हैं आपको, दिखाइए जरा। मैं गुजारा भत्ते की मांग से मना करता हूं, ये अतुल सुभाष की आखिरी बात है जो मैं आपको बता रही हूं। मैं पैसे देने की वजह मौत को चुन रहा हूं, पैसे देने की जगह मैं मौत को चुन रहा हूं। नहीं चाहता मेरे पैसे मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के काम आए। वो 40,000 रुपए जो अदालत की तरफ से कहा गया था कि आप अपने बेटे के भरण पोषण के लिए दीजिए, उसी को लेकर ये अतुल सुभाष की तरफ से बातें लिखी गई है। न्याय नहीं मिला मुझे, ये सुसाइड वीडियो नहीं, पत्नी के खिलाफ एक तरफा केस लड़ रहे विवाहित पुरुषों की नियति है, ये लिख रहे हैं। वीडियो बाकायदा बनाया अतुल सुभाष ने, 90 मिनट का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसी में अतुल सुभाष अपनी आखिरी बात कहकर चले गए। अतुल सुभाष का पूरा परिवार जो है वो गमजदा है। अतुल सुभाष के कुछ और रिश्तेदार सामने आ रहे हैं और उनके बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। कंफर्म नहीं था ये जो इनका चल रहा है, बच्चे का जो तलाक वाला काम जो चल रहा है ना, इसमें तो काफी ये परेशान था, इंटरनल बहुत ज़्यादा इंटरनल परेशान था। लेकिन इसमें एक विशेषता थी कि ये अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ ऐसा तनाव वाली बात शेयर नहीं करता था कि मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। कुछ भी आभास हम लोगों को किलोमीटर दूर तक नहीं हुआ कि ऐसा स्टेप ये ले सकता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा, इतना मजबूत बच्चा हमारा ऐसा कर सकता है। हाँ, ये हरासमेंट इसको है कि बार बार जौनपुर जाना आना, इससे काफ़ी हरास था और सिस्टम से हरास ही ज़्यादा था कि जो मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पा रहा है। जो मिलना चाहिए कानून से, सिस्टम से, वो नहीं मिल पा रहा है। करप्शन के कारण और ज़्यादा ये बच्चा इनोसेंट होने के कारण इसको और दुखी था इस बात से कि सिस्टम हमारा खराब है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।